राधे राधे बच्चों। तो एनसीईआरटी सीरीज के सेकंड लेक्चर पे आ गए हम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन इसमें लेने की। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको जब एग्जांपल्स कराए थे तभी बताया था मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको 1 से 30 एलिमेंट आने जरूरी हैं। ठीक है, उनका Z और उनका A। चलिए, तो मैं इसमें से एक एग्जांपल उठा लेता हूं, जैसे CH4। बाकी के दो आप खुद करेंगे। CH4 में जो कार्बन है आपका, इसका सिंबल है 6 और 12, और जो हाइड्रोजन है उसका सिंबल है 1 और 1। तो अगर मैं बात करूं आपसे एटॉमिक नंबर की, तो कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर है और 4 हाइड्रोजन के पास 1, तो हमारे पास Z आता है 10। इसी तरीके से मास नंबर की बात करूं तो जो इस क्वेश्चन में मांगा है 12 प्लस 4 यानी कि 16। अब 16 के पीछे अगर आप U लगाते हो तो ये बनता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। और अगर इस 16 के पीछे ग्राम लगाते हो तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मीथेन। समझिए इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, H2O और CO2 आपको ट्राई कर लेना। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन Na2SO4। पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप Na2SO4 का मुझे मास बताएं। देखिए, हाँ, Na2SO4 में 2 सोडियम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका सम करो। अब मास ऑफ सोडियम आता है 2 सोडियम यानी कि 46। मास ऑफ सल्फर आता है 1 सल्फर यानी कि 32। और मास ऑफ ऑक्सीजन आता है 4 ऑक्सीजन। इनको ऐड करते तो हमारे पास आता है 142। ठीक, 142 हुआ आपका मास Na2SO4 का। ठीक, अगर एक एटम की बात करें तो U, और ग्राम में बात करें तो 1 मोल की बात हो जाएगी। चलिए, तो अब वो कहता है बताओ मास परसेंटेज कितना है। मास परसेंटेज ऑफ पहले सोडियम, तो वो है 46 बाय टोटल मास मल्टीप्लाई में 100। दूसरा है सल्फर, तो वो है 32 बाय टोटल मास मल्टीप्लाई में 100। तीसरा है ऑक्सीजन, 64 बाय टोटल मास मल्टीप्लाई में 100। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख के दो। इसी के तरीके से बना रहा हूं, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ H एंड Cl इन HCl। सिंपल सा क्वेश्चन है। H का मास लो, डिवाइड करो उसको HCl के टोटल मास से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। दूसरे में Cl का मास लो और मल्टीप्लाई कर दो। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, इसको एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो बेटा जल्दी से। ठीक है, बस स्क्रीन रोक के पूरा क्वेश्चन नोट करके फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ा करो। ये नहीं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसको पढ़ूंगा, फिर इसको मैं दूसरे दिन पढ़ूंगा, फिर इस लेक्चर को कभी ना कभी तो देखूंगा जिंदगी में। इतना दूरदर्शी मत बना करो, तभी के तभी टॉपिक खत्म करो, अपना चैप्टर पासे फेंको, आगे बढ़ो। ठीक है, 4 क्वेश्चन कर रहे हो तो चारों क्वेश्चन ऐसे किया करो जो दोबारा उठाने ना पड़े। ठीक है, ये रिवीजन अपने दिमाग से निकाल दो। अब वो कह रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में कराया था, जिसमें हम पहले लिखते हैं एलिमेंट,
हमारे पास एलिमेंट आता है आयरन और ऑक्सीजन। ठीक, आयरन का गिवन मास कितना है? यहां गिवन मास मुझे दिखाई दे रहा है 69.9 और ऑक्सीजन का 30.1 और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दिखाई दे रहा है मुझे आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो रेशियो क्या बनी? 69.9 डिवाइड बाय 56, 30.1 बाय 16। तो यहां से आया 1.2, यहां से आया 1.8। ठीक है, अब जो भी तुम्हारी रेशियो आई है ना उसको चेक करो और उस रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, मतलब दोनों में से जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करो। इससे हमारे पास दो वैल्यू है, एक आई 1 और एक आई 1.5। चेक करो क्या सिंपलेस्ट रेशियो आपकी होल नंबर में है? नहीं है तो उसको होल रेशियो में कन्वर्ट करो। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इसको भी 2 से। मैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, इसीलिए सेम नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब बारी आई आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला की। अब जरा ध्यान दो, यहां पर आयरन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया? Fe2O3। समझो। अब दोबारा सुनो, पहले मैंने क्या किया, गिवन मास कहां से निकाले? जो उसने गिवन परसेंटेज दे रखी थी। इसमें हम ये लिख सकते हैं ऊपर की लेट जो मास है पूरे मॉलिक्यूल का वो 100 ग्राम है, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली 100 से डिवाइड होने के बाद इस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद एटॉमिक मास, फिर उनको डिवाइड किया, डिवाइड करके एक रेशियो आई, उस रेशियो को छोटे नंबर से डिवाइड किया जो दोनों में से छोटा था, 3 भी हो सकते थे यहां पे। फिर जो बनकर आया हमारे पास वो आया 1 और 1.5 और सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न। पहले तो कार्बन की रिएक्शन लिखो जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक, अब इसके अंदर ये लिख लो कि ये अगर 12 ग्राम का हो और बैलेंस करने के लिए ये कितने ग्राम का बैठेगा आपका, 16 दूनी 32 ग्राम का हो तो ये 44 ग्राम का होगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझो, मास कंजर्व है। अगर मैं ये देखूं कि इसके आगे क्या लिखा है 1, एक मोल हो इसका, एक मोल हो इसका तो एक मोल ये बनाएगा, एक वॉल्यूम हो इसका, एक वॉल्यूम हो इसका तो एक वॉल्यूम ये बनाएगा। वॉल्यूम के लिए आता है गै-लुसैक्स लॉ और मोल के लिए आएगा एवोगैड्रो लॉ। अब तीनों चीजों को देखो, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन ही ये 3 गिवन दे देती है आपको। ठीक, इसके बाद आप देखोगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोल कार्बन बर्न करें अगर हम सिंपल या फुल सप्लाई ऑफ एयर में, तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का? तो हमारा जवाब है 1 मोल। तो फर्स्ट वाले आंसर का हुआ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होता है? 44 ग्राम। अगला पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहां पर मेरे पास कितना ऑक्सीजन था? 32 ग्राम। तो तुम्हें लिखना है 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर आप लिखोगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 32 ग्राम। तो 16 ग्राम किसके इक्वल होगा? दैट इज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0.5 मोल
मतलब मैंने 32 ग्राम को आधा करके 16 ग्राम कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से, 32 ग्राम को आधा करके 16 ग्राम कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये भी आधा हो जाएगा और जो मुझे मिलेगा वो भी आधा हो जाएगा। जरा समझो, तो 1 मोल कार्बन बर्न करने के 1 मोल कार्बन अगर मैं बर्न करूं 16 ग्राम ऑक्सीजन में, तो मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? 22 ग्राम। तो यहां हम लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू हाफ मोल और 0.5 ऑफ 44 और 22 ग्राम। ठीक ठीक। अब आप ये कह सकते हो भैया वो तो पूरा 1 मोल है। जब दो चीजें होती हैं तो हमें देखना होता है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन कम पड़ गया। हमें क्या चेक करना पड़ता है? इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके हिसाब से चलेंगे हम। ठीक, चलिए। या तो दोनों कम होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब तीसरा पार्ट क्या कहता है? 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कार्बन को 2 मोल कर दिया, लेकिन इसको नहीं बढ़ाया, इसको मैंने 16 ग्राम ही रखा और पीछे मैं बता चुका हूं 16 ग्राम का मतलब है 0.5 मोल। तो मुझे ये 0.5 मोल ही मिलेगा बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से। बात को समझो, मैंने ऑक्सीजन नहीं बढ़ाया, ऑक्सीजन यहां मेरा लिमिटिंग रेजेंट है, लिमिटिंग रेजेंट ही मुझे प्रोडक्ट देगा। तो मैंने कहा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 44 ग्राम अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसे डॉट लगा के तुम मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है? नहीं तो मैम को समझ नहीं आएगा। तो 32 ग्राम इतना दे रहा, तो 16 ग्राम कितना देगा? 44 बाय 32 मल्टीप्लाई में 16, ठीक, यानी कि वही 22 ग्राम। अगला आता है, मैंने इस 2 मोल पे क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं अगर किसी एक क्वांटिटी को फिक्स करके दूसरी बढ़ाता जाऊंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है प्रोडक्ट उसके हिसाब से मिलता है, जो एक्सेस में है उसके हिसाब से नहीं मिलता, वो पड़ा रह जाता है, अनरिएक्टिव रह जाता है। कैलकुलेट, अच्छा ये पूछ सकता है वो कि भैया कितना अनरिएक्टिव रह गया? अमाउंट ऑफ कार्बन रिमेन अनरिएक्टिव, कितना अनरिएक्टिव कार्बन बचा मेरे पास? तो मैं कहूंगा 2 मोल तो आया था, उसमें से 0.5 मोल कंज्यूम हो गया, बचा कितना? 1.5 मोल। समझे? इसे एक्सेस अमाउंट बोलो या अनकंज्यूम अमाउंट बोलो या अनरिएक्टिव अमाउंट बोलो, एक ही बात है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट का मास, पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक, 12, 3 हाइड्रोजन, एक और 12, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा 16 और 1 सोडियम। यह आया आपका 82 ग्राम। हाँ, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड, ये आ गया मेरा मोलिक्यूलर मास। गिवन मास वो मेरे से मांग रहा है टू मेक, वॉल्यूम उसने दे दिया मेरे को 500 ml। मोलैरिटी उसने दे दी 0.735 मोलर। मोलर मतलब मोलैरिटी, इसे कैपिटल एम से भी दिखा सकते हैं, मोल पर लीटर से भी दिखा सकते हैं, यूनिट का ध्यान दो। मोलर होता तो मोलैरिटी होता, मोलर। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट पानी है। फिर ठीक ठीक ठीक, अच्छा इसने दे दिया मॉलिक्यूलर मास, हमने ऐसे निकाला। तो मोलैरिटी हुई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, इसलिए मुझे 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ा, लीटर में होता तो नहीं करना पड़ता। तो नंबर ऑफ मोल्स आए, मोलैरिटी इनटू में VAB
डिवाइड बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिखा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में, और मॉलिक्यूलर मास को भी उठा के उधर ले गया, तो गिवन मास आया मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में एमबी डिवाइड बाय 1000। मैं मान के चल रहा हूं कि आप 10th पास हो तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे, ठीक है। आप कमेंट में लिख दो भैया हम 10th पास नहीं है, मैं कैलकुलेशंस करा दिया करूंगा। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। फिर कंसंट्रेशन आ गई, नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब हुआ मोलैरिटी निकालो, कैलकुलेट मोलैरिटी। मोल पर केजी होता तो हम मोलैरिटी निकालते, वो मास परसेंटेज वगैरह और कई सारी कंसंट्रेशन पूछ सकता है। आपकी जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसमें आता है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप यूनिट का ध्यान रखा करो। तो यहां पे उसने डेंसिटी दी 1.41 ग्राम पर एमएल। वो मांग रहा है कंसंट्रेशन आपसे, मोलैरिटी मांग रहा है। मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए मैं डेंसिटी की मदद ले सकता हूं, देखता हूं अभी। और क्या दिया उसने मेरे को, 69%। मास परसेंटेज दे दिया उसने, इसको समझना। 69% मतलब 69/100, यह है मास ऑफ सॉल्यूट, यह है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, इन दोनों का माइनस, यानी कि 31 ग्राम। जरा समझो इस बात। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का इस्तेमाल करते हुए हम अगर इसमें निकाल ले वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास 69, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मेरे पास एक फॉर्मूला है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम और वॉल्यूम निकालना है, मास नहीं। तो वॉल्यूम कितना हो गया, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, निकाल देंगे। मास अपॉन डेंसिटी, मास है 100, डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर एमएल, और यहां पर ग्राम, तो ग्राम तो गया, बचा क्या, जो भी वो एमएल में बचा, 100/1.41, ठीक बात। दूसरी बात, अब मेरे पास वॉल्यूम आ गया, तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मैं जानता हूं HNO3 63 ग्राम का होता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं निकाल देता हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो ये आया आपका 63 ग्राम, ठीक। वॉल्यूम कितना है 100/1.41 इंटू में 1000, चेक करो। तो ये आ गई आपकी मोलैरिटी। अब मैं आपको कहता हूं मोलैलिटी और निकालो। वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो हम निकाल चुके, मास ऑफ सॉल्वेंट वो दिया हुआ है, ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। आप मुझे इसमें मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी भी निकाल के दो, जिसमें से मोल फ्रैक्शन ए का फॉर्मूला है Na अपॉन में Na प्लस NB। ये आपका होमवर्क है बेटा, और ये मैं कमेंट में चेक करूंगा, ठीक है। कमेंट में चेक नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में आने पर चेक करूंगा। तो ये काम आपका पूरा होना चाहिए, जल्दी से इस पे ध्यान दो, इसको नोट करो। कर लिया नोट, चले आगे। देखो, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन बाय 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो पहले आप ये देखो, अगर मैं कॉपर और सल्फेट जोड़ दूं सिंपल, और मुझे कॉपर सल्फेट मिल जाए, ठीक, ये रिएक्शन नहीं है, तो कॉपर सल्फेट कितना है 63.5 प्लस 32 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16, ऐड करो इसको, ये कितना है, ये सिर्फ 63.5,
5। इसको ऐड करने बैठते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब आपको लिखना है 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कैन प्रोड्यूस कॉपर कितना ग्राम, 63.5 ग्राम। तो 100 ग्राम कितना पैदा करेगा, 63.5 डिवाइड बाय 159.5 मल्टीप्लाई में 100। इसी के साथ एक क्वेश्चन जो जिसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए वो ये है, ZnOH होल ट्वाइस, 20 ग्राम ZnOH होल ट्वाइस कितना जिंक रखता है। अगर आप 20 ग्राम ZnOH होल ट्वाइस रखते हो तो उसके अंदर कितना जिंक है, 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी है। इसी तरीके से सॉल्व करना है और बनाना। चलो अब तुम इतना ही कह रहे हो तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। 7 ग्राम ऑफ H2SO4 कितना सल्फर रखता है। ठीक है, कितना सल्फर आप निकाल सकते हो 7 ग्राम H2SO4 से। जल्दी से देखो इसको, फिर आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, सेम क्वेश्चन है, कर चुके हम थर्ड क्वेश्चन। अरे कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। यहां पर आपको परसेंटेज दे रखा है और यहां पे उनका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। ठीक, आपका काम क्या है, आपका काम है इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करें इस मास से और फिर ऐड करें इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करें इस मास से और डिवाइड कर दे टोटल परसेंटेज यानी कि 100 से। तो जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे इसका एवरेज मास आ जाएगा, क्लोरीन का एवरेज मास आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 लड़के हैं जिनका वेट 70 किलो है और 12 लड़कियां हैं जिनका वेट 55 किलो है। ठीक, तो टोटल करके इन नंबर को अगर मैं नीचे रख दूं तो क्या उस क्लास में पर स्टूडेंट का एवरेज मास आ जाएगा। समझो, अब जैसे ये है वैसी वो है। अब ये थोड़ा आसान लगता है आपको, ये बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है, वैसा ही ये क्वेश्चन है और ऐसा ही आपका एक्सरसाइज का शायद क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक, अच्छा यहां से एक बात और समझ में आई कि क्लोरीन के दो आइसोटोप है, 35 और एक 37। तो जो हम 35.5 देखते हैं ना वो क्लोरीन का एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। वैसे जो क्लोरीन आपको मिलता है वो 35 और 37 में मिलता है। समझो इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया करो बेटा, 2 मिनट के लिए वीडियो रोको, मतलब 2 सेकंड के लिए इसको पूरा नोट करो फिर आगे बढ़ो। चलिए 3 मोल हैं इथेन के, 3 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन 3 मोल। 3 मोल में कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर, 2 3 जा 6 मोल। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन है 6,
3 6 जा 18 मोल। जरा ध्यान दो, 2 कार्बन थे, ये रहे 2, 3 मोल के लिए पूछा, 2 3 6, या फिर 3 मोल के लिए पूछा लेकिन अब हाइड्रोजन है 6, तो ये 18 हो गया। अगला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो तुम्हें लिखना है 1 मोल ऑफ C2H5 या C2H6 हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई में 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। समझो इस बात को। और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, ये आपका होमवर्क है जिसका कमेंट में आप आंसर लिखना। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एटम इन 20 ग्राम ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसको डिवाइड कर दो 20 ग्राम से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से। और एटम निकालने के लिए क्या करोगे आप निकालोगे एटॉमिसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन यानी कि 7। अब मुझे बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी है। कोशिश करो, छोटे छोटे क्वेश्चन खुद ही बना लिया करो एनसीईआरटी में से। वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसको क्वेश्चन को पूरे को रीड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है, इन मोल पर लीटर निकाल लेंगे। गिवन मास दे रखा है आपको शुगर का 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास में जानता हूं शुगर का 342 ग्राम। कैसे आया वो आप बताओगे, मैं आपको शुगर का फॉर्मूला दे रहा हूं C12H22O11, इसको निकालना। और वॉल्यूम दे रखा उसने 2 लीटर। ये जो बोला है ना बेटा करा करो कि कैसे है 342, याद थोड़ी करना है आपको। तो आपके पास मोलैरिटी क्या हुई, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझे, क्वेश्चन खत्म। फटाक से पकड़ो क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इस पर ध्यान देंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर, जिसका मतलब है 0.793 kg इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा फॉर मेकिंग 2.5 लीटर। अच्छा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें वॉल्यूम और मोलैरिटी की कंडीशन दे रखी हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 एक कंडीशन इज इक्वल्स टू M2V2 दूसरी कंडीशन। ये कहां से आया है, वही फॉर्मूला हमारा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N/V से। अगर मैं आपसे कहूं कि N होता है M into V, और अगर N ये कांस्टेंट है तो वो हर कंडीशन के लिए कांस्टेंट होगा, जैसे ये कंडीशन बनाई मैंने, ठीक। तो वो कहता है यहां से आप एक बार M1 निकाल लो। निकालते हैं M1। M1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 793 ग्राम। अब मेरी बात सुनो, किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये हटाऊंगा तो 1000 मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान दो, अगर मैं के हटाता हूं तो 1000 दूंगा, और 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय मिथेनॉल। मिथेनॉल होता है CH3OH। इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 32 ग्राम, ठीक। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अभी हमने 1 लीटर लिया था, तो ये आ गया आपका N1।
अब इस फॉर्मूले में लगाओ, m1 कितना है 793/32, v1 कितना है वो तो हमें ढूंढना है, m2 कितना है 0.25 और वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर। तो यहां से आपका v1 आ जाएगा। समझो इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स को हम ये भी लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। ऐसा यूनिट जो प्रेशर की है वो होती है पास्कल, जैसा कि यहां दिखा रखा है। अगर हम ये कहें जो मास है एयर की सी लेवल पर वो इतने हैं, अब ये मास नहीं है, मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट पढ़ो, ऑफ एयर एट सी लेवल इज इक्वल्स टू 10⁻34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक तो इसने सीजीएस यूनिट का यूज किया है, दूसरा इसने मास नहीं दिया, मास पर यूनिट एरिया दिया। फिर वो कहता है डिटरमाइन प्रेशर, निकालते भैया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फिर वही फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या होता है मास इंटू जी, ये तुम्हें दे रखा है कितना 10⁻34 और जी कितना है आपका 980, ये मैंने लिया है किसमें सीजीएस में, ठीक है। यह है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यह है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर दिया मल्टीप्लाई और प्रेशर आ गया, ठीक। पास्कल में कैलकुलेट करना है आपको, मतलब आप इसको एमकेएस में कन्वर्ट करो। 10⁻34 क्या लिख दिया इसमें, 10⁻3 होगा बेटा, 10⁻34 गलत है, एक बार मुझे चेक करने दो बेटा। 10⁻34 नहीं 1034 है, अब ठीक है। वन 1034 यहां पे भी, अरे ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तुम बताओ मैं इसको 1000 के आसपास मान रहा हूं और डेसिमल यहां लगा दूंगा 1.034 इंटू 10⁻6 मान लो। 5 आएगी, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेना, मुझे तो याद थी, मैंने सीधा लिख दी। तो वो कह रहा है ये वैल्यू आ रही है इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी यूनिट नहीं बदली है, यूनिट बदलो, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 980 को मैं 9.8 ले रहा हूं, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर अगर मैं केजी से मल्टीप्लाई और केजी से डिवाइड करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहां सेंटी को खोल दू 10⁻2 में, तो वो 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4 होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काटा पीटी करके हमारे पास क्या आएगा, 3 ये गए, 1 बच गया, वो उससे गया 1.34 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 केजी पर मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपकी SI यूनिट पास। अब जरा ध्यान दो, यहां से हमने क्या क्या चीजें करी। पहले तो हमने ये लिया 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये यूनिट का क्वेश्चन है। फिर उसको हमने ग्राम को किलोग्राम बना दिया, ये लो किलोग्राम बना दिया। अब जब केजी से मल्टीप्लाई किया तो केजी से डिवाइड करेंगे। यहां सेंटी मतलब 10 की पावर -2, ब्रैकेट बंद रखना। 10 की पावर -2 का स्क्वायर किया तो आ गया 10 की पावर -4 और ऊपर जाके बन गया वो 10 की पावर +4। ये 1034 चल रहा है अभी आपका, ये आ गया आपका केजी पर मीटर स्क्वायर। समझे? जब इस चीज को समझाया हमने तो यहां पर ये काटा पीटी करने के बाद आया 103 ऊपर एक बचेगा 10, 103 इंटू में 10 केजी मीटर स्क्वायर। यह है आपका मास, ठीक, मास पर यूनिट एरिया। अब मास पर यूनिट एरिया को मैंने मल्टीप्लाई किया 9.8 से, यानी कि M/A को मल्टीप्लाई किया G से प्रेशर बनाने के लिए। और इसकी यूनिट क्या थी, मैं नीचे लिख रहा हूं केजी मीटर स्क्वायर, आपको साथ ही लिखनी होती है। इसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। 1 मीटर से 1 मीटर गया, केजी वैसे का वैसा, नीचे आ गया 1 मीटर और सेकंड का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो यूनिट है पास्कल। और पास्कल साइंटिस्ट के नाम पे छोटा होना चाहिए, सिंबल बड़ा, नाम ऐसे पास्कल, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, चेक कीजिए। पहले इसको यहां से देखिए, कैलकुलेशन चेक करो, फिर यहां पे चेक करो, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने 13 क्वेश्चन कर लिए, 34 क्वेश्चन है। कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करने की। तब तक के लिए राधे राधे।